नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम डी फार्म फर्स्ट ईयर के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट सोशल फार्मेसी का चैप्टर 1 शुरू करने जा रहे हैं। ये सब्जेक्ट ना सिर्फ आपके एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है, बल्कि आपको एक बेहतर फार्मासिस्ट बनाने में भी मदद करेगा। तो चलिए इसके इंट्रोडक्शन के साथ शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में हम 5 मुख्य टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी, यानी सोशल फार्मेसी क्या है। फिर हम देखेंगे स्कोप एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट्स, एक फार्मासिस्ट का क्या दायरा और भूमिका होती है। उसके बाद हम द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, यानी स्वास्थ्य की अवधारणा को समझेंगे। चौथा टॉपिक है नेशनल हेल्थ पॉलिसी, हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति। और आखिर में ग्लोबल हेल्थ गोल्स एंड मिशंस, यानी वैश्विक स्वास्थ्य लक्ष्य क्या हैं। चलिए पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज सोशल फार्मेसी? सोशल फार्मेसी है क्या? आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लिखा है, सोशल फार्मेसी इज अ डिसिप्लिन दैट डील्स विद द बिहेवियरल, इकोनॉमिक एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ फार्मेसी। इसका मतलब ये है कि सोशल फार्मेसी एक ऐसा विषय है जो फार्मेसी के व्यवहारिक, आर्थिक और सामाजिक पहलुओं से जुड़ा हुआ है। इसमें हम सिर्फ दवाई के बारे में नहीं, बल्कि उसके साथ जुड़े इंसानी व्यवहार और सामाजिक आर्थिक फैक्टर्स को भी पढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, इट फोकसेस ऑन द पेशेंट्स पर्सपेक्टिव एंड द सोसाइटल इम्पैक्ट ऑफ मेडिसिन्स, यानी इसका मुख्य फोकस मरीज के नजरिए पर होता है और इस बात पर कि दवाइयों का समाज पर क्या असर पड़ता है। अब देखते हैं इसकी की एरियाज ऑफ स्टडी। पहला है पेशेंट एडहेरेंस, इसका मतलब मरीज दवाई को ठीक से ले रहा है या नहीं। दूसरा, पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स, यानी जनता के स्वास्थ्य के लिए जो सरकारी पहल होती हैं उनके बारे में अध्ययन। तीसरा, फार्माको इकोनॉमिक्स, इसमें दवाइयों के आर्थिक पहलुओं का मूल्यांकन किया जाता है। चौथा, एथिकल एंड लीगल इश्यूज, फार्मेसी में नैतिक और कानूनी मुद्दे क्या हैं। और पांचवां, कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी एक फार्मासिस्ट के रूप में मरीजों से ठीक से बात करने का तरीका। आप नीचे दिए गए डायग्राम में देख सकते हैं कि सोशल फार्मेसी कैसे पेशेंट, सोसाइटी और फार्मासिस्ट के बीच एक ब्रिज का काम करती है। सोशल फार्मेसी के कुछ और डेफिनेशंस भी हैं, चलिए उन्हें देखते हैं। पहली डेफिनेशन कहती है, इट इज द स्टडी ऑफ द मेडिसिन सेक्टर फ्रॉम सोशल, साइंटिफिक एंड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव्स। इसका मतलब है कि हम मेडिसिन सेक्टर को सामाजिक, वैज्ञानिक और मानवतावादी, इन तीनों नजरियों से देखते हैं। हम सिर्फ दवा के केमिकल कॉम्पोजिशन को नहीं, बल्कि समाज में उसके इस्तेमाल और असर को भी समझते हैं। दूसरी डेफिनेशन है, इट इंक्लूड्स ऑल द सोशल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस मेडिसिन यूज, सच एज मेडिसिन रिलेटेड बिलीफ्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, एटीट्यूड्स, रिलेशनशिप्स एंड एथिक्स। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें वो सभी सामाजिक कारक शामिल हैं जो दवा के इस्तेमाल को प्रभावित करते हैं, जैसे लोगों का दवाइयों पर विश्वास, उससे जुड़े नियम, सरकारी नीतियां, लोगों का रवैया, रिश्ते और नैतिकता। तो इन सभी परिभाषाओं से हम ये समझ सकते हैं कि सोशल फार्मेसी दवाइयों और समाज के बीच के रिश्ते का अध्ययन है। अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी इन पब्लिक हेल्थ, यानी जनता के स्वास्थ्य में सोशल फार्मेसी का क्या दायरा है। इसमें पहला पॉइंट है हेल्थ फाइनेंसिंग। लिखा है, फार्मासिस्ट्स कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग हेल्थ केयर अफोर्डेबल एंड प्रोवाइड कॉस्ट इफेक्टिव केयर टू द वल्नरेबल पॉपुलेशन। इसका मतलब है कि फार्मासिस्ट स्वास्थ्य सेवा को सस्ता बनाने में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। वे जरूरतमंद लोगों को कम लागत वाली और प्रभावी देखभाल प्रदान कर सकते हैं। आसान शब्दों में, वो एक सस्ती और उतनी ही असरदार दवाई सजेस्ट करके मरीज की मदद कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है मेडिकल प्रोडक्ट्स, वैक्सीन्स एंड टेक्नोलॉजीज। इसमें लिखा है, द इंक्रीजिंग complexity of pharmacy has made it important for pharmacists to ensure efficacy, safety and quality of medicines, vaccines and medical devices. इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे फार्मेसी का फील्ड और जटिल होता जा रहा है, फार्मासिस्ट की ये जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो हर दवाई, वैक्सीन और मेडिकल उपकरण की प्रभाविकता, सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करें। चलिए स्कोप को आगे समझते हैं। अगला पॉइंट है हेल्थ सर्विसेज। लिखा है, एज अ मेडिकेशन एक्सपर्ट द फार्मासिस्ट हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिलीवर इफेक्टिव, सेफ एंड क्वालिटी मेडिसिन्स फॉर द बेस्ट आउटकम फॉर द पेशेंट। इसका मतलब है कि दवा के एक विशेषज्ञ के तौर पर फार्मासिस्ट की ये जिम्मेदारी है कि वो मरीज को बेहतरीन परिणाम के लिए प्रभावी, सुरक्षित और अच्छी गुणवत्ता वाली दवाएं दे। इसके बाद है हेल्थ वर्कफोर्स।
इसमें लिखा है अ फार्मासिस्ट इज नॉट जस्ट अ डिस्पेंसर बट अ पेशेंट सेंटर्ड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिव टू पेशेंट नीड्स। इसका मतलब आज का फार्मासिस्ट सिर्फ दवाएं बांटने वाला नहीं है, बल्कि वो एक मरीज केंद्रित प्रोफेशनल है जो मरीज की जरूरतों को समझता है। The focus of pharmacy has shifted from product-centered to patient-centered, so it is very important to place patient interests as a priority and treat them with dignity. यानी अब फार्मेसी का फोकस प्रोडक्ट से हटकर मरीज पर आ गया है, इसलिए मरीजों के हितों को सबसे ऊपर रखना और उनके साथ सम्मान से पेश आना बहुत जरूरी है। स्कोप का अगला पॉइंट है हेल्थ इन्फॉर्मेशन। इसमें लिखा है Pharmacists are one of the most accessible healthcare professionals who assist with health screening and surveillance. यानी फार्मासिस्ट सबसे आसानी से उपलब्ध स्वास्थ्य पेशेवरों में से हैं जो हेल्थ स्क्रीनिंग यानी स्वास्थ्य की जांच और निगरानी में मदद करते हैं। By providing the right and timely information, pharmacists can strengthen the public health system. इसका मतलब है कि सही और समय पर जानकारी देकर फार्मासिस्ट जनता की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बना सकते हैं। आखिरी पॉइंट है लीडरशिप एंड गवर्नेंस। फार्मासिस्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पब्लिक हेल्थ पॉलिसी मेकिंग। इसका मतलब है कि फार्मासिस्ट जनता के लिए स्वास्थ्य नीतियां बनाने में भी एक अहम भूमिका निभाते हैं। अब हम देखते हैं हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया। आप इस फ्लो चार्ट में देख सकते हैं कि भारत की हेल्थ केयर सिस्टम मुख्य रूप से दो हिस्सों में बटी हुई है, प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम और पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। चलिए पहले प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम को विस्तार से समझते हैं। इसके फीचर्स हैं, पहला, इट इज़ नोन टू प्रोवाइड फैसिलिटीज ऑफ हाई स्टैंडर्ड विद अ फी। इसका मतलब है कि यह एक फीस के बदले में उच्च स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए जाना जाता है। दूसरा, प्राइवेट फैसिलिटीज हैव बेटर इक्विपमेंट, बेटर हाइजीन एंड मोर पर्सनल अटेंशन। यानी निजी सुविधाओं में बेहतर उपकरण, बेहतर साफ सफाई और ज्यादा व्यक्तिगत ध्यान मिलता है। तीसरा, दे प्ले अ क्रूशल रोल इन द इंडियन हेल्थ सेक्टर, यानी ये भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चौथा, दे रेंज फ्रॉम लार्ज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स टू स्मॉल प्राइवेट क्लिनिक्स। इनका दायरा बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से लेकर छोटे प्राइवेट क्लिनिक्स तक है। और पांचवा, दे आर मोस्टली सिचुएटेड इन अर्बन एरियाज, यानी ये ज्यादातर शहरी इलाकों में स्थित होते हैं। अब इन इंडिया बॉक्स में देखिए, लिखा है मोर देन 62% ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज प्राइवेट। इसका मतलब है कि भारत में 62% से भी ज्यादा स्वास्थ्य का ढांचा निजी यानी प्राइवेट है। अब हम देखते हैं पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली। इसके फीचर्स हैं, पहला, as not everyone can afford private medical care, the government started a public health care system especially for the poor and needy people. इसका मतलब है कि क्योंकि हर कोई महंगी निजी इलाज का खर्च नहीं उठा सकता, इसलिए सरकार ने खासकर गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए यह सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली शुरू की है। दूसरा, these systems, especially in rural areas, act as a life saver, यानी ये प्रणालियां खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन रक्षक साबित होती हैं। तीसरा, मेडिसिन्स एंड इन्वेस्टिगेशंस आर प्रोवाइडेड विदाउट एनी फीस। यहाँ दवाएं और जांचें बिना किसी फीस के दी जाती हैं। चौथा, ट्रीटमेंट फ्रॉम प्राइमरी टू सिवियर केसेस इज डन एज पर पेशेंट रिक्वायरमेंट्स। यहाँ प्राथमिक से लेकर गंभीर मामलों तक का इलाज मरीज की जरूरत के हिसाब से किया जाता है। अब स्टेटिस्टिक्स देखिए, India has more than 25,000 public hospitals and more than 7 lakh hospital beds. इसका मतलब है कि भारत में 25,000 से ज्यादा सरकारी हॉस्पिटल हैं और 7 लाख से ज्यादा हॉस्पिटल बेड्स हैं। तो what are the roles of pharmacists in public health? सार्वजनिक स्वास्थ्य में एक फार्मासिस्ट की क्या भूमिकाएं होती हैं? यहाँ 10 मुख्य भूमिकाएं दी गई हैं। पहली, रिव्यू प्रिस्क्रिप्शंस यानी नुस्खों की जांच करना। दूसरी, डिस्पेंस प्रिस्क्रिप्शंस, नुस्खे के अनुसार दवाएं देना। तीसरी, पेशेंट काउंसलिंग, मरीजों को परामर्श देना। चौथी, फार्मेसी मैनेजमेंट, फार्मेसी का प्रबंधन करना। पांचवी, एक्सपर्टीज ऑन मेडिकेशंस, दवाइयों पर विशेषज्ञता रखना। छठी, प्रोफिशिएंसी ऑन फॉर्मुलेशंस, दवाई बनाने की प्रक्रिया में निपुणता। सातवीं, एंटरप्रेन्योर एंड लीडरशिप, एक उद्यमी और नेता बनना। आठवीं, प्राइमरी एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, प्राथमिक और निवारक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना। नौवीं, प्रोफेशनल, एथिकल एंड लीगल प्रैक्टिस, पेशेवर, नैतिक और कानूनी ढंग से काम करना। और 10वीं, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, लगातार अपने पेशेवर विकास को जारी रखना। अब आगे की स्लाइड्स में हम इन सभी रोल्स को एक एक करके डिटेल में समझेंगे। चलिए पहली 5 भूमिकाओं को डिटेल में देखते हैं। पहला है रिव्यू प्रिस्क्रिप्शंस। इसके अंदर लिखा है चेकिंग प्रिस्क्रिप्शंस टू एंश्योर देयर आर नो एरर्स एंड दैट दे आर कंप्लीट।
इसका मतलब है कि फार्मासिस्ट प्रिस्क्रिप्शन को चेक करता है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उसमें कोई गलती ना हो और वो पूरी तरह से सही हो। दूसरा, डिस्पेंस प्रिस्क्रिप्शंस। Dispensing prescriptions, prescribed and non-prescribed, as per the provisions of the Drugs and Cosmetics Act and rules. इसका मतलब है कि डॉक्टर के पर्चे वाली और बिना पर्चे वाली दोनों तरह की दवाइयों को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के नियमों के अनुसार देना। तीसरा है पेशेंट काउंसलिंग। एजुकेटिंग पेशेंट्स अबाउट देयर मेडिकेशंस एंड हेल्थ, यानी मरीजों को उनकी दवाइयों और स्वास्थ्य के बारे में शिक्षित करना। चौथा है फार्मेसी मैनेजमेंट। Managing drug distribution system, whether in a hospital or community setting. इसका मतलब चाहे हॉस्पिटल हो या कम्युनिटी, दवा वितरण प्रणाली को ठीक से चलाना। और पांचवा है एक्सपर्टीज ऑन मेडिकेशंस। प्रोवाइड एक्सपर्ट एडवाइस टू हेल्थ प्रोफेशनल्स ऑन सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ मेडिसिन्स। इसका मतलब दूसरे हेल्थ प्रोफेशनल्स को दवाइयों के सुरक्षित और प्रभावी इस्तेमाल पर विशेषज्ञ सलाह देना। अब हम अगली 5 भूमिकाओं को देखते हैं। नंबर 6 है proficiency on formulations, knowledge about how the medicines are formulated and their properties. इसका मतलब है कि फार्मासिस्ट को ये ज्ञान होना चाहिए कि दवाएं कैसे बनती हैं और उनके गुण दोष क्या हैं। सातवां है एंटरप्रेन्योर एंड लीडरशिप। अ फार्मासिस्ट कैन बी एन एंटरप्रेन्योर एंड द लीडर, यानी एक फार्मासिस्ट सिर्फ एक कर्मचारी नहीं बल्कि एक उद्यमी और नेता भी हो सकता है। आठवां, प्राइमरी एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, कंट्रीब्यूशन टू नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। इसका मतलब है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में अपना योगदान देना। नौवां है प्रोफेशनल, एथिकल एंड लीगल प्रैक्टिस, वर्किंग विद ऑनेस्टी एंड फॉलोइंग प्रोफेशनल गाइडलाइंस, यानी ईमानदारी से काम करना और पेशेवर दिशा निर्देशों का पालन करना। और 10वां है कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ऑलवेज लर्निंग न्यू थिंग्स एंड अपडेटिंग देयर नॉलेज एंड स्किल्स। इसका मतलब है कि एक फार्मासिस्ट को हमेशा नई चीजें सीखते रहना चाहिए और अपने ज्ञान और कौशल को अपडेट करते रहना चाहिए। अब हम एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर आते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, यानी स्वास्थ्य की अवधारणा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार इसकी डेफिनेशन है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल-बीइंग एंड नॉट merely द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। इसका मतलब ये है कि स्वास्थ्य सिर्फ बीमारी या कमजोरी का न होना नहीं है, बल्कि ये शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह से ठीक होने की अवस्था है। अब आते हैं डायमेंशंस ऑफ हेल्थ पर। पहला है फिजिकल हेल्थ। इसका मतलब है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, यानी आपका शरीर ठीक से काम कर रहा हो। दूसरा है मेंटल हेल्थ। ये है अ स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड द सराउंडिंग वर्ल्ड, यानी एक व्यक्ति और उसके आसपास की दुनिया के बीच संतुलन की स्थिति। और तीसरा है सोशल हेल्थ। ये है द क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल्स इंटरपर्सनल टाइज एंड द एक्सटेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट विद द कम्युनिटी, यानी आपके सामाजिक रिश्ते कैसे हैं और आप अपने समाज से कितना जुड़े हुए हैं। हेल्थ के डायमेंशंस यहीं खत्म नहीं होते। चौथा है स्पिरिचुअल हेल्थ, सीकिंग मीनिंग एंड पर्पस इन ह्यूमन एग्जिस्टेंस। इसका मतलब है अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य को ढूंढना। पांचवा है इमोशनल हेल्थ। इसके बारे में लिखा है, earlier mental and emotional health were considered as one, but now we know that there is a difference between the two. पहले मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को एक ही माना जाता था, लेकिन अब हम जानते हैं कि इन दोनों में फर्क है। आगे लिखा है, one can say that mental health is about knowing, whereas emotional health is about feeling. सिंपल शब्दों में मानसिक स्वास्थ्य जानने से जुड़ा है, जबकि भावनात्मक स्वास्थ्य महसूस करने से। इसके अलावा कुछ अदर डायमेंशंस भी हैं, जैसे कि फिलोसॉफिकल, कल्चरल, सोशियो इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, एजुकेशनल, न्यूट्रिशनल, क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव। तो हमारे स्वास्थ्य को कौन सी चीजें निर्धारित करती हैं? इन्हें डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ कहते हैं। हेल्थ सिर्फ एक चीज पर निर्भर नहीं करती। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इसके कई डिटर्मिनेंट्स हैं, जैसे कि बायोलॉजी यानी हमारा शरीर, बिहेवियर यानी हमारा व्यवहार, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट यानी हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक माहौल, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये सभी फैक्टर्स मिलकर हमारे स्वास्थ्य को बनाते हैं। अब स्वास्थ्य को मापने के लिए हम कुछ इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ का इस्तेमाल करते हैं। ये इंडिकेटर्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे मॉर्टैलिटी इंडिकेटर्स, मृत्यु दर, मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स, बीमारी की दर, डिसेबिलिटी रेट्स, न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर्स, पोषण का स्तर, हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स, स्वास्थ्य सेवा वितरण, और सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, सामाजिक आर्थिक संकेत।
अब हम समझते हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी को इंडियन पर्सपेक्टिव से। पहले, व्हाट इज अ हेल्थ पॉलिसी? हेल्थ पॉलिसी क्या है? इट डिटरमाइंस हाउ अ नेशन विल यूटिलाइज इट्स हेल्थ नॉलेज टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ इट्स पीपल। इसका मतलब है कि एक हेल्थ पॉलिसी ये तय करती है कि कोई देश अपने स्वास्थ्य ज्ञान का इस्तेमाल अपने लोगों की भलाई के लिए कैसे करेगा। अब इसके इतिहास को देखिए। In 1977, the World Health Organization came up with a slogan, Health for All. 1977 में WHO ने सभी के लिए स्वास्थ्य का नारा दिया। Just a year later, in 1978, the Alma Ata Declaration identified primary health care as the key to attaining this goal. और अचानक एक साल बाद 1978 में अल्मा आटा घोषणा हुई, जिसने इस लक्ष्य को पाने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को सबसे जरूरी माना। ये एक ऐतिहासिक कदम था जिसने दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवा के प्रति नजरिए को बदल दिया। अब बात करते हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसीज इन इंडिया की। इंडिया हैज हैड 3 नेशनल हेल्थ पॉलिसीज, 1983, 2002 एंड द मोस्ट रीसेंट वन इन 2017। भारत में अब तक 3 राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियां आई हैं, 1983 में, 2002 में और सबसे नई 2017 में। हम NHP 2017 पर फोकस करेंगे। The National Health Policy 2017 was launched on 15th March 2017. ये पॉलिसी 15th March 2017 को लॉन्च की गई थी। इसका एक खास पॉइंट ये है, the government's focus has shifted from care of the sick to welfare of the sick. इसका मतलब है कि सरकार का ध्यान अब सिर्फ बीमारों की देखभाल से हटकर बीमारों के कल्याण पर आ गया है। यानी अब सिर्फ इलाज करना ही काफी नहीं है, बल्कि मरीज के संपूर्ण कल्याण पर ध्यान देना भी जरूरी है। चलिए अब नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के कुछ की टारगेट्स यानी मुख्य लक्ष्यों को देखते हैं। पहला है U5MR, फ्रॉम 39 इन 2016 टू 23 बाय 2025। U5MR का मतलब है अंडर 5 मोर्टालिटी रेट, यानी 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर। ये 2016 में 39 थी, जिसे 2025 तक 23 करने का लक्ष्य रखा गया। दूसरा MMR, from 167 in 2011-13 to 100 by 2020। MMR यानी मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो, मातृ मृत्यु दर। इसे 2011-13 में 167 से घटाकर 2020 तक 100 करने का लक्ष्य था। तीसरा, इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी फ्रॉम 67.5 to 70 years by 2025। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा को 67.5 साल से बढ़ाकर 2025 तक 70 साल करना। और चौथा, इंक्रीज हेल्थ एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ GDP फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 1.15% to 2.5% बाय 2025। इसका मतलब है स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च को GDP के 1.15% से बढ़ाकर 2025 तक 2.5% करना। NHP 2017 के कुछ और टारगेट्स देखते हैं। 5वां टारगेट है रिड्यूस प्रीमेच्योर मोर्टेलिटी फ्रॉम कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज, कैंसर, डायबिटीज बाय 25% बाय 2025। इसका मतलब है कि दिल की बीमारी, कैंसर और डायबिटीज से होने वाली समय से पहले मृत्यु को 2025 तक 25% कम करना। छठा, अचीव द ग्लोबल टारगेट ऑफ एंडिंग TB बाय 2025। TB को खत्म करने का वैश्विक लक्ष्य 2025 तक हासिल करना। सातवां, टू इंश्योर दैट मोर देन 90% ऑफ न्यूबॉर्न्स आर लुक्ड आफ्टर बाय क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स एंड फुली इम्यूनाइज्ड बाय 1 year ऑफ एज बाय 2025। यानी ये सुनिश्चित करना कि 2025 तक 90% से ज्यादा नवजात शिशुओं की देखभाल योग्यता प्राप्त पेशेवर करें और 1 साल की उम्र तक उनका पूर्ण टीकाकरण हो जाए। आठवां, रिड्यूस टोबैको यूज बाय 30% बाय 2025। यानी तंबाकू के इस्तेमाल को 2025 तक 30% कम करना। अब हम आते हैं ग्लोबल हेल्थ गोल्स पर, यानी वैश्विक स्वास्थ्य लक्ष्य। सबसे पहले बात करते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स या MDGs की। These were the 8 goals to be achieved by 2015 that respond to the world's main development challenges. ये 8 लक्ष्य थे जिन्हें 2015 तक हासिल करना था और ये दुनिया की मुख्य विकास चुनौतियों से निपटने के लिए बनाए गए थे। ये 8 गोल्स थे। पहला, अत्यधिक गरीबी और भूखमरी को खत्म करना। दूसरा, सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा हासिल करना। तीसरा, लिंग भेद को खत्म करना और महिलाओं को सशक्त बनाना। चौथा, बाल मृत्यु दर कम करना। पांचवां, मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना। छठा, HIV एड्स मलेरिया जैसी बीमारियों से लड़ना। सातवां, पर्यावरण को स्थिरता प्रदान करना। और आठवां, और विकास के लिए एक वैश्विक साझेदारी बनाना।
MDGs के बाद आए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या SDGs। The SDGs were adopted in 2015 to be achieved by 2030। इन्हें 2015 में अपनाया गया और 2030 तक हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। There are 17 SDGs। कुल 17 SDGs हैं, जैसे कि नो पॉवर्टी गरीबी का अंत, जीरो हंगर शून्य भूखमरी, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण और क्वालिटी एजुकेशन। अब फार्मेसी फील्ड से जुड़े गोल्स देखते हैं, जो हैं FIP डेवलपमेंट गोल्स। FIP का मतलब है इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। The FIP goals provide a framework for transforming the pharmaceutical workforce, science and practice। यानी FIP के लक्ष्य फार्मास्यूटिकल वर्कफोर्स, विज्ञान और प्रैक्टिस को बेहतर बनाने के लिए एक ढांचा प्रदान करते हैं। और आखिर में हम बात करेंगे नेशनल हेल्थ मिशन यानी NHM की। द नेशनल हेल्थ मिशन was launched in 2013। इस मिशन को 2013 में लॉन्च किया गया था। Its aim is to provide health facilities to the people, especially in rural areas। इसका उद्देश्य लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना है, खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में। Aim of NHM: Attainment of universal access to equitable, affordable and quality healthcare services। NHM का लक्ष्य है सभी तक समान, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना। आप इस फ्लो चार्ट में देख सकते हैं कि NHM के 2 सब मिशंस हैं। एक है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन यानी NRHM, जो ग्रामीण आबादी के लिए है, और दूसरा है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन यानी NUHM, जो शहरी गरीबों के लिए है। तो इसके साथ हमारा चैप्टर 1 यहाँ खत्म होता है। हमने सोशल फार्मेसी के बेसिक्स, फार्मासिस्ट के रोल, हेल्थ के कॉन्सेप्ट और नेशनल और ग्लोबल हेल्थ पॉलिसीज को समझा। अगले लेक्चर में हम दूसरे चैप्टर के साथ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।